ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, मेक अ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मेक अ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बोल रहे हैं सर बहुत डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। तो देखो, डिले का रीज़न सिंपल है कि मैं रैंडमली जो है आपको करंट अफेयर प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। मैं मंथ वाइज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। रैंडमली कहीं से भी जो है न्यूज़ ले लो, पीआईबी से ले लो, चाहे आप चाहे द हिंदू से ले लो, या कोई से भी सोर्स से लेके उसको रैंडमली 4-5 घंटे का लेक्चर कोई भी इजीली बना सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी उठा लो न्यूज़। लेकिन मंथ वाइज अगर आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराना है तो आपको 1 तारीख से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उस मंथ की 30 या 31 तक एंड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि एक दिन के अंदर कम से कम 30 से ज्यादा पीआईबी आते हैं। एक मंथ में 900 से ज्यादा पीआईबी आते हैं। तो 900 पीआईबी को स्क्रूटनाइज करना आपके लिए, जो आईबी के लिए अप्रोप्रिएट है उसको निकालना बाहर, प्लस द हिंदू से भी मैच करना, अदर जो वेबसाइट है उससे भी मैच करना। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना टाइम लगता ही है। सो और एक चीज और कि अगर कोर्स लिया है तो भरोसा करके ही लिया होगा। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा भरोसा और रखो, टाइमली सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है? अभी तक ये मई का हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट 3 मंथ के बच गए हैं। आज मई के बाद जून भी कवर हो जाएगा, और अगर टाइम बचा तो जुलाई और अगस्त भी आज ही कवर कर दूंगा। 7 तारीख है वैसे आज। सो इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी जीके जितना पढ़ो उतना कम है, जितने भी सोर्स से पढ़ लो उतना कम है। ठीक है? तो अप्रोप्रिएट सोर्स से पढ़ो, जो सिस्टमैटिकली आपको पढ़ा रहा हूँ वहां से पढ़ो, और यहाँ से भरोसा करा है तो यहाँ से ही पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी रिवीजन मस्ट कर रखना, रिवीजन ज्यादा बार करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है बहुत जगह से पढ़ लो और क्वेश्चन कहीं से आए तो उसका आंसर ना कर पाओ। एक जगह से पढ़ो कि वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। इस ये चीज थोड़ा इंश्योर करो, जो आपके हित में रहेगी, आपके लिए भला करेगी। ठीक है? तो चलते हैं आगे अपने मे के डिस्कशन के साथ। ये सारी जो न्यूज़ है मे के अंदर है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो पीआईबी की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पे जाके भी कर सकते हैं। सारी न्यूज वहीं से है, और इसकी क्लिप भी मैं यहाँ पे लगाता रहता हूँ। ठीक है? तो स्टार्ट करें एनएसपी। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट का। देखो, अपॉइंटमेंट वगैरह होती रहती है, लेकिन मंथ वाइज किसकी अपॉइंटमेंट हुई है वो सारी चीजें को कलेक्ट करना, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है? तो इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो ये जो हमारे हैं आलोक जोशी जी, जो कि पहले फॉर्मर, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो, चलो इधर आ जाओ। ठीक है? ये जो आलोक जोशी जी है, जो पहले रॉ के चीफ थे, इनको अब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड का जो है हेड, या कह लीजिए चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है? किसको? आलोक जोशी जी को। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, ये काम क्या करता है? बेसिकली ये एडवाइस देने का काम करता है। किसको एडवाइस देता है? ये एडवाइस देता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और हमारे जो अजीत डोभाल जी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनको एडवाइस देता है, जो कि किसके अंदर आते हैं? पीएमओ मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है? कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आते, पीएमओ ऑफिस के अंदर आते हैं। तो ये सारा पता चल गया होगा। सिर्फ इसके अंदर जानने के लिए इतनी ही जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। कब एस्टेब्लिश हुआ था सच इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? कौन किसको करा है? आलोक जोशी जी को। किसमें? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। क्या काम रहेगा? एडवाइस करने का काम रहेगा। किसको एडवाइस करेंगे? एडवाइस करेंगे अजीत डोभाल को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, या जो उनकी काउंसिल है उसको। ठीक है? इसको, बस इतना था इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में। नेक्स्ट चलें। ये हो गया हमारा एनएसएबी। नेक्स्ट ये है ऑरेंज इकोनॉमी। देखो, 21st सेंचुरी चल रही है। जो हमारे यूथ हैं, जो जेंजी जनरेशन है, बहुत ज्यादा एडवांस जनरेशन है, पेशेंस है नहीं। तो फिर भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो उन्होंने एक वेव इनॉग्रेट करा था। वेव में क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो आते हैं, वहाँ पे सेमिनार वगैरह होता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो है चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, टेक्नोलॉजी नई नई जो है उनको डिस्कस किया जाता है बेसिकली। तो वही चीज़ यहाँ पे वेव की फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट कहाँ पे की गई थी? मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया को इमर्जिंग ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जो है इंडिकेट किया। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के सिर्फ आईबी ही नहीं, अदर एग्जाम्स के भी अगर पेपर को आप एनालाइज करेंगे, देन यू विल फाइंड कि ऐसे करके क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में, कि ग्रीन इकोनॉमी
ग्रीन इकोनॉमी क्या है, येलो इकोनॉमी क्या है, मैच करो, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, ब्लैक इकोनॉमी क्या है, ब्राउन इकोनॉमी क्या है। ये सारी चीजें मैच द फॉलोइंग के अंदर कभी कभी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो हमारी ऑरेंज इकोनॉमी है, वैसे ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे कर दिया हाईलाइट, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीजों के लिए है, ठीक है। क्रिएशन इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, जैसे गेमिंग वगैरह हो गई, सारी ये जो आएगी ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आएगी, ठीक है। अब थोड़े से टर्म और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी अपने आप में पेड़ पौधे मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो हमारी इकोनॉमी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू क्या होता है हमारा, ओशियन, ठीक है। ओशन से रिलेटेड जो हमारी इकोनॉमी होगी वो होगी हमारी क्या, ब्लू इकोनॉमी। ब्राउन इकोनॉमी, ब्राउन इकोनॉमी जो हमारी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इकोनॉमी होगी वो क्या होगी, हमारी ब्राउन इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी, काला धन, ठीक है। इलीगल जो हमारी इकोनॉमी होगी, या कह लीजिए इनफॉर्मल जो इकोनॉमी होगी, वो कौन सी होगी, ब्लैक इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक टर्म और आ जाता है, येलो इकोनॉमी, ठीक है। येलो इकोनॉमी मतलब कि डेटा ड्रिवन जो हमारी इकोनॉमी है उसे हम क्या कहते हैं, येलो इकोनॉमी, ठीक है। बहुत सारा डेटा है, कौन सा पढ़े कहाँ से पढ़े, वो सारा येलो इकोनॉमी में आता है, तो वाइसली डिसाइड करना होता है हमें सारी चीजों को। तो आई होप ये आर्टिकल जो है ऑरेंज इकोनॉमी का समझ आ गया होगा। वेव के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, वेव क्या था कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें वर्ल्ड लेवल के लोग आए थे अपनी अपनी चीजों को शेयर करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड चीजों में हमारे मोदी जी ने इंडिया को कहा कि इमर्जिंग ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, रील बनाने से रिलेटेड जो इकोनॉमी है सब ऑरेंज इकोनॉमी में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा IPMDA इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, IPMDA इनिशिएटिव। आराम आराम से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा लेक्चर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन समझ आ जाएगा आपको। इस चीज का थोड़ा सा वो रखना, ठीक है। ये बेसिकली इनिशिएटिव किसका है, ये इसके पहले तो फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखना हमेशा। इंडो पैसिफिक मरी टाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक मरी टाइम, इंडो पैसिफिक मरी टाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये क्वाड का इनिशिएटिव है। क्वाड के मेंबर तो पता होंगे, क्वाड के मेंबर में इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। एंटी चाइना क्वाड कहा जाता है इसको, लेकिन फॉर्मली इसका जो मोटिव है वो चाइना को अपोज करना नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना फॉर्मली। ये जो हमारा क्वाड का इनिशिएटिव है ये आया कहाँ पे था, ये आया था हमारा टोक्यो में 2022 के अंदर लिया गया था। इसका मोटिव क्या था, IPMDA का इनिशिएटिव का मोटिव क्या था, इसका मोटिव था मरी टाइम सर्विलेंस को जो है पुख्ता करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मरी टाइम। और आपको पता भी होगा कि इंडिया का जो टारगेट है वो इंडियन ओशन रीजन को जो है सुरक्षित बनाना है। फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर या के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में इंडिया यहाँ पे सामने भी आता है। इंडिया का कोई इनिशिएटिव याद है, सागर, ठीक है। इंडिया का क्या इनिशिएटिव है, सागर। सागर आया था 2015 के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। क्या फुल फॉर्म है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। आपको पता नहीं क्या चला गया, इसको अभी एडवांस करके महासागर भी कर दिया गया है। महासागर इसी का जो है एडवांस रूप है, ठीक है। समझ आ गया होगा ये IPMDA इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है, क्वाड का इनिशिएटिव है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मरी टाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में क्या है, सागर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखो इस साल वाला तो हमने देख लिया था, ठीक है। 4 जनों को दिया गया था, वैसे 4 जनों को दिया नहीं जाता, 1 जनों को दिया जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये जो हमारा खेल रत्न अवार्ड है ध्यानचंद वाला, ये 4 जनों को दिया गया था इस बार। लास्ट हमने जो हमारे प्रीवियस जो ये थे डिस्कशन थे मैगजीन के कंपाइलेशन के, ये हम उसमें हमने देख लिया था, ठीक है। दोबारे क्यों आया ये न्यूज में, देखो दोबारा ये आया है इसलिए मेकी मैगजीन के अंदर, क्योंकि 2023 में, क्योंकि 2023 के अंदर ये खेल रत्न अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे 2 लोग और, चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रैंकी रेड्डी।
ठीक है, दोनों ही कौन है, बैडमिंटन प्लेयर है, नंबर 1 रैंक प्राप्त करी इन्होंने। ये जो हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है उसके अंदर 2023 की रैंकिंग में, और एशियन गेम्स गोल्ड मेडल भी जीता होन्जू में। तो इसी के लिए इन्हें 2023 के अंदर शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, अभी दिया जा रहा है। और दे कौन रहा है, दे रहे हैं हमारे मानसुख मांडविया जी, जो कि कौन है, स्पोर्ट मिनिस्टर, और दे कहाँ पे रहे हैं, नई दिल्ली के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको थोड़ा सा याद रखना। ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो गया। 2025 वाला तो सबको पता होगा, लेकिन 2025 में 2023 के जो अवार्ड दिए गए हैं वो किन किन लोगों को दिए गए हैं, ये थोड़ा सा जो है रेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा सा मेरे बच्चों समझा भी करो। और ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये जुमला ले लिया है बच्चों ने टीचर्स को गाली देने के लिए। तो टीचर्स को गाली मत दिया करो, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं तुम्हारे हित के लिए ही सोचते हैं। ठीक है, कभी भी जो तुम्हारे हित के लिए सोचे उसको कभी भी अब्यूज नहीं करना चाहिए। कमर्शलाइजेशन तब मानो जब कोई आपको जो है एज अ कस्टमर या कह लीजिए सब्जेक्ट ट्रीट करे। ठीक है, और मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट ट्रीट करता नहीं हूँ। ये जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ अभी भी अटैच हैं, वो उनको सबको पता है। और इसी का रीजन है कि जो मैं उनको पढ़ाता हूँ वो चुपचाप पढ़ भी लेते हैं, वो चुपचाप सिलेक्शन लेके जॉब भी कर लेते हैं। ठीक है, अब जिसको ज्यादा हाथ पैर मारने होते हैं वो हाथ पैर मारता रहता है, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। तो चुपचाप गर्दन नीचे करके सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है, जितना बोलता हूँ उतना करो। ठीक है, चलो आगे चलें। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2 जगह मैंने भी जो है 8 साल से ज्यादा जॉब कर रखी है। यूएन के अंदर जो है मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी। सो ऐसे मत समझो कि अपने आपके जो टीचर हैं वो जो है झोला छाप हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लिया करो किसी का, किसी को बोलने से पहले। ठीक है, चलो, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या याद रखना है तुम्हें, किसने दिया है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने दिया है। ठीक है, और किस चीज के लिए दिया है, बैडमिंटन के लिए दिया है। किसको दिया है, चिराग शेट्टी और सात्विक साई रंजन रैंकी रेड्डी को दिया है। ठीक है, बस इससे ज्यादा इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से आने के चांसेस है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा माउंट मकालू। माउंट मकालू के साथ आईटीबीपी जरूर याद रख लेना। क्यों, क्योंकि अभी आईटीबीपी की टीम ने जो है माउंट मकालू, जो 5th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, माउंट मकालू क्या है, 5th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, उसको जो है अभी चढ़ लिया है, उसको पीक को जो है चढ़ चुके हैं ये लोग। कौन था उसकी पीक, उसके अंदर टीम में हेड था अनूप कुमार नेगी। टीम का हेड कौन था, टीम का हेड था अनूप कुमार नेगी, और निहास सुरेश। टीम के हेड में कौन थे, अनूप कुमार नेगी और निहास सुरेश। ठीक है, इन दोनों का नाम भी थोड़ा सा याद रखना। किसको जो है पीक को चढ़ा इन्होंने, माउंट मकालू 5th हाईएस्ट पीक है, आईटीबीपी के हैं दोनों लोग। ठीक है, ये हो गया। कब चढ़ा है, अप्रैल 2019 को। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ चढ़ने की उसमें जरूरत नहीं है। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। ये फर्स्ट टाइम था आईटीबीपी ने इन दोनों पीक को, एक तो माउंट मकालू हो गया और एक माउंट अन्नपूर्णा, दोनों को जो है चढ़ने की कोशिश करी है। और ये दोनों है कहाँ पे, ये दोनों है हमारे नेपाल के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है, नेपाल के अंदर। ठीक है, हिस्टोरिक ट्विन सबमिट अटेम्प्ट था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, इन दोनों का नाम अनूप और नेहास। उसके बाद अब ये तो था इंफॉर्मेशन जो हमारी करंट अफेयर में थी। ठीक है, ये तो द हिंदू का है, देख लो, ये हमारी करंट अफेयर के अंदर थी। इसके अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पूरे जो है गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी कह लीजिए या के लिए हमारी जो सोलर सिस्टम है, इसके अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, ओलंपस मोन्स। हाईएस्ट पीक कौन सी है, ओलंपस मोन्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी याद रखना। ओलंपस मोन्स हाईएस्ट पीक है किसकी, ये है हमारे मार्स की। ठीक है, मार्स के कितने मून हैं, मार्स के कितने मून है बताओ, इसके 2 मून हैं,
मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ का एक, और उसके बाद मार्स का दो, ठीक है। इसका है फोबोस और डीमोस, ठीक है। इससे जितना ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मून तक दो मून है, ये याद रख लेना। और यही जो ओलंपस मून है, ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी है हमारे सोलर सिस्टम का, ये थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद अनूप और निहास कहाँ पे चढ़े थे? इन्होंने जो है फर्स्ट आईटीबीपी वालों ने अटेम्प्ट करा था ट्विन पीक, एक माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा कहाँ पे? नेपाल में। माउंट मकालू भी नेपाल पे, इसको चढ़ने का, ठीक है। कब? अप्रैल 19 को। अब थोड़े से हाईएस्ट पीक जो है इनको भी याद कर लेते हैं साथ साथ। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी गैलेक्सी में नहीं, पूरे सोलर सिस्टम में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है हमारी? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद हम आता है क्या? केटू। केटू के बाद क्या आता है? कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा के बाद लॉटसे, ठीक है ना, इतना याद रख लेना। और मकालू हमारा फिफ्थ नंबर पे आई गया, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, पांच हमारे याद हो गए। एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, लोत्से हो गया, और हमारा मकालू हो गया। ये तो हो गया हमारे पूरे वर्ल्ड में। अब हम कॉन्टिनेंट वाइज अगर आ जाए तो कॉन्टिनेंट वाइज सॉरी, हमारे एशिया में माउंट एवरेस्ट, सिंपल चीज। साउथ अमेरिका में अकांकागुआ, ठीक है। और हमारे नॉर्थ अमेरिका के डेनाली। अफ्रीका में कलिमंजारो। यूरोप में एल्ब्रूस। अंटार्कटिका में विंसोर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पुंकाक। और हमारे, ये ऑस्ट्रेलिया में दो दो ऐसे, ऑस्ट्रेलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलेशिया याद रखो, वो कांकू, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो गए? हाईएस्ट पीक हो गई, वर्ल्ड में देख ली, कॉन्टिनेंट में देख ली, पूरे सोलर सिस्टम में देख ली। और आईटीबीपी वालों ने कहाँ पे चढ़े हैं ये लोग? ये लोग चढ़े हैं दो पीक में, एक अन्नपूर्णा, दूसरा मकालू। मकालू कौन सी है? फिफ्थ नंबर वाली, ठीक है। कौन कौन थे? अनूप थे और निहास। चले नेक्स्ट चले। ये तो बहुत इजी था, अनूप और निहास वाला। नेक्स्ट है हॉल्स वाला, ठीक है। इसका थोड़ा सा नाम से याद रखना, क्योंकि वर्ल्ड में फर्स्ट से चीजें बहुत पूछी गई थी लास्ट टाइम, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा उन्हीं चीजों को थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं जो लास्ट टाइम पूछी गई थी। हॉल्स 96, ये क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैटरी पावर्ड शिप है, मतलब बैटरी से चल रही है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैटरी पावर शिप है कौन? हॉल्स, ठीक है। और किसने लॉन्च करी है? इंडिया ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने लॉन्च करी है? ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च करी है वर्ल्ड लार्जेस्ट बैटरी पावर्ड शिप, ठीक है। क्या नाम है? हॉल 96। इंडिया की नाम है इंदिरा। इंडिया की जो लार्जेस्ट है बैटरी पावर्ड शिप, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना। थोड़ा गला थोड़ा अजीब सा हो रहा है, उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये सारी चीज वही लिख रखी है जो मैंने अभी डिस्कस करी है, ठीक है। बिल्डर का नाम याद रखने की सच कोई जरूरत नहीं है। पैसेंजर कैपेसिटी को याद रख लेना, 2100 है। बाकी नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है ईसीआई नेट। नेक्स्ट क्या है हमारा? ईसीआई नेट। ईसीआई नेट क्या चीज है? देखो, अब इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है, वैसे ही उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिविल जो लोगों की जागरूकता के लिए अलग ऐप निकाल दी, वोटर के लिए अलग ऐप निकाल दी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग ऐप निकाल दी, जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग निकाल दी, जो उसका स्टाफ है अलग निकाल दी। तो इतनी सारी ऐप हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद जो है कंफ्यूज हो गया है कि भाई कितनी ऐप है। तो ये जो इलेक्टोरल सर्विसेज है, वो सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराने के लिए ईसीआई नेट जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, ठीक है। समझ आ गया? 4 मई की रिपोर्ट, ठीक है। ये हमारा ईसीआई नेट समझ आ गया होगा क्या चीज है। यहाँ पे जो है वोटर हो गए, इलेक्टोरल ऑफिसर्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, सब लोग एक ही जगह जो है सारी इंफॉर्मेशन देख लेंगे।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जगह एक इंफॉर्मेशन देख लेंगे, जो जो हमारे वोटर्स है वो इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये डेमोक्रेसी है। अगर ऐसा ऐप कोई जो है पूरे सिस्टम को चेंज करने लग गई, या यूजर जो है उसके सिस्टम को चेंज करने लगे, जैसे आप वेबसाइट देख सकते हैं, क्या वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं? यूट्यूब देख सकते हैं, क्या यूट्यूब को चेंज कर सकते हैं? सिमिलरली ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेट है, जिसके अंदर सारे लोग आ जाएंगे, जो भी चीज चाहिए इलेक्शन से रिलेटेड वो सब देख लेंगे, तो यहाँ पे कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर सकती है। ठीक है, वही सारी चीज यहाँ पे दे रखी है, सिंप्लीफाई कर दिया, एक्सपीरियंस यूजर अच्छा कर दिया, सब चीजें वही हैं। ठीक है, जो पहले चल रही थी उन सबको जो है रिप्लेस कर देगी ये, वो सारी सर्विसेज इंटीग्रेट कर देगी और सबको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट चलें, ईसीआई नेट समझ आ गया ना क्या चीज है? नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्टर आईईडी। सॉरी, देखो ये जो हमें दिख रहे हैं परमेश्वरन अय्यर जी, ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आईएमएफ के नहीं, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं परमेश्वरन अय्यर जी। इनको टेम्परेरी तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है हमारे भारतीयों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का डायरेक्टर। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का डायरेक्टर टेम्परेरी तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है परमेश्वरन अय्यर जी को। ठीक है। अब इसके बाद, अभी जब अगस्त तक आएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे उर्जित पटेल हैं, उर्जित पटेल जो हैं, इनको आईएमएफ का जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। इनको टेम्परेरी तौर पे करा था, इनको अब परमानेंट कर दिया है उर्जित पटेल को। ठीक है, उर्जित पटेल के नाम से कुछ याद आता है? उपेन पटेल नहीं, उर्जित पटेल। ठीक है, हंसो मत, चलो इधर देखो, ये कौन थे? ये थे आरबीआई के गवर्नर। किस टाइम पे थे? ये थे हमारे 2016 से 2018, सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक थे हमारे उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो है मुद्रा विकेंद्रीकरण, जो डीमोनेटाइजेशन था, वो हुआ था। ठीक है। तो इसीलिए उर्जित पटेल जी को थोड़ा सा जाना जाता है। समझ आ गया? ये परमेश्वर अनिल जी को जस्ट टेम्परेरी तौर पे आईएमएफ का जो है ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया है वो वैसे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? उर्जित पटेल। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के परमेश्वरन अय्यर जी। समझ आ गया? नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों लास्ट टाइम भी पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है हमारा यूएनडीपी। इसको कौन निकालता है? यूएनडीपी। अब देखो, डेवलपमेंट और ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ में हम सिर्फ पैसा 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 करते रहते हैं, जीडीपी यहाँ पे जो है मेन फैक्टर होता है। लेकिन जब हम कहते हैं डेवलपमेंट, तो हम क्या कहते हैं कि हमें जीडीपी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, एजुकेशन कैसी है, मतलब होलिस्टिकली ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है हम उस पर नजर रखते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है। तो और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज कौन करता है, निकालता कौन है? ठीक है, अब इंडिया की जो रैंकिंग है वो सुधर रही है या बिगड़ रही है, इस चीज पे नजर रखो। देखो इस बार का पेपर जो है लास्ट टाइम से टफ आएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। क्यों टफ आएगा? क्योंकि जो पेपर 2 है ये भी टफ हो चुका है। अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर 2 कंपैरेटिवली टफ हो चुका है पहले से। ठीक है, तो पेपर 1 भी टफ होगा ही होगा, जब पेपर 2 तो दिखाई दे रहा है
पेपर वन का सिलेबस वही है, लेकिन इसके क्वेश्चंस और ज्यादा टफ हो जाएंगे, 100% गारंटी है। तो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यूएनडीपी का, इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है? 130। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 130 आई है। और लास्ट टाइम से 3 स्पॉट सुधर गई है, ठीक है। बस इतना सा याद रखो। 130 आउट ऑफ कितनी कंट्री? 193 कंट्री। यूएनडीपी, यूएनडीपी इसको रिलीज करता है। अब ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लो, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। 1990 में इसको जो है फर्स्ट बारी जो है वो किया गया था, इसकी रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। किसने? पाकिस्तानी जो एक वो थे इकोनॉमिक्स, हक हक करके थे, महबूब उल हक, महबूब उल हक, ठीक है, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट। अमर्त्य सेन जी ने भी इनके इनके साथ काम करा था। अमर्त्य सेन और इन दोनों ने मिलके जो है इसको रिलीज करा था। अमर्त्य सेन जी हमारे इकोनॉमिस्ट, और महबूब हक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, ठीक है। दोनों ने मिलके इसको रिलीज करा था, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय महबूब, ये हमारे अमृत सेन जी। अब इसके अंदर जो है, क्योंकि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल रहा है तो डायमेंशन तो कुछ तो देखता होगा ना, कुछ तो मेजर करता होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटी 3 चीज मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो यूएनडीपी वाला है। एनवायरनमेंट को नहीं करता, गलत बोल रहे हो, एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे लगा तुम बोल रहे हो एनवायरनमेंट वाला, और हो सकता है बोल रहे होगे, लेकिन है नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये हेल्थ को मेजर करता है। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एट बर्थ। और उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन को मेजर करता है। यहाँ पे 2 चीज मेजर करता है, मीन ईयर्स एट इस बर्थ, एट स्कूल, मीन ईयर्स ऑफ स्कूल, और एक एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल, कि कितने स्कूल जो है गया था और कितने एक्सपेक्टेड थे जाना, ठीक है वो। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो सारी चीजें यहाँ पे आ गई इसके अंदर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारा ये जीएनआई होता है, उसको ये मेजर करता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेजर की जाती है। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे उसके देख लेते हैं क्या चीज था। पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, तो मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधरा है, तो हमारा इसलिए रैंकिंग जो है वो सुधरी है। 135 मिलियन इंडियंस ने जो है ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी इसको एस्केप कर दिया, इसलिए हमारी जो रैंकिंग है वो 130 हो गई है, ठीक है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, 72 साल हो गई है। पहले जो 1990 था उस टाइम पे 58 ईयर्स थी, तो इसीलिए जो है हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, और बाकी सारी चीजें इसी के अंदर वही है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा यूएनडीपी का डेवलपमेंट ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है, कौन निकालता है। हमारा जो ये एचडीआई है, ये सारी चीजें, ठीक है। टॉपर कौन है? इंडिया की तो 130 रैंकिंग है, टॉपर कौन है? आयरलैंड, आइसलैंड सबसे फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। फिर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड फिर सेकंड और थर्ड नंबर पे। सबसे टॉप पे कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे? हमारा आइसलैंड। इंडिया 130 नंबर पे, ठीक है। महबूब हक, हम अमृत सेन को मत भूलना, और अपने आप का चेकअप करवाना, पढ़ना, और लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो तीनों चीज मत भूलना। ये 3 इसके मेजर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेफ हार्बर क्लॉज। ये न्यूज के अंदर था बहुत ज्यादा, ठीक है। ये पहले भी शायद हमने पढ़ा था, एक्स कुछ कोर्ट केस करा था इलॉन मस्क ने गवर्नमेंट के सहयोग पोर्टल के ऊपर। उस टाइम भी ये शायद हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो आप देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहलगाम अटैक हुआ, फिर हमारा जो है ऑपरेशन सिंदूर वगैरह लॉन्च हुआ, तो बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है लोग अपना कुछ भी जो है बोलने लग जाते हैं, जो मन करता है उनका वो बोलते हैं। वो आपने देख भी लिया है, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मन करता है वो बोलते हैं, क्योंकि बोलना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही होता है, चाहे झूठ बोल रहे हैं चाहे सच बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं, ठीक है, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है कि मिथ बहुत ज्यादा फैलता है सोसाइटी के अंदर, नेगेटिविटी बहुत फैलती है। ऐसे ही एग्जाम के टाइम में जब ग्रुप में ज्यादा एंगेज रहते हैं तो नेगेटिविटी हमारे माइंड में भी बहुत ज्यादा फैलती है, ठीक है।
तो इसीलिए एग्जाम के टाइम में स्पेशली ग्रुप्स वगैरह से दूर रहा करो, ठीक है। और जो ग्रुप से बहुत एक्टिव रहता है मतलब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर नहीं रहा है, ये सिंपल रूल है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, 3 3 महीने में एग्जाम क्लियर करें, ठीक है, अच्छे से अच्छे, ए ग्रेड के भी, ठीक है, और जॉब भी करी है। चलो छोड़ो, वो अलग बात है। नाउ आई एम अ टीचर। तो ये क्या चीज है, सेफ हार्बर क्लॉज। अब देखो कि सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ बोल रहा है, अब गवर्नमेंट को जो है इसको कंट्रोल भी करना है। इसको आप वो दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, लेकिन वो दूसरे एंगल से अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये सेफ हार्बर क्लॉज में हमारी गवर्नमेंट ने बोला अंडर आईटी एक्ट 2000, इसका सेक्शन 79 ये सेफ हार्बर प्रोविजन को जो है डिनोट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि जो इंटरमीडिएरीज हैं, ये इंटरमीडिएरीज कौन है, यूट्यूब हो गया इंटरमीडिएरीज है। कैसे कि आप मेरे तक कैसे पहुंचे, थ्रू यूट्यूब, ठीक है। लेकिन यूट्यूब ने थोड़ी ना वीडियो बनाई थी, वीडियो तो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या यूट्यूब? वो तो इंटरमीडिएरीज है, ठीक है, कि मैं उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंच रहा हूँ। बोल तो मैं रहा हूं ना, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, मैं हुआ, ना कि इंटरमीडिएरीज। तो ये जो सेफ हार्बर क्लॉज है, ये इन इंटरमीडिएरीज को, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, सब इंटरमीडिएरीज की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो इनको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है प्रोटेक्ट करती है कि भाई किसी ने इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके, सोशल मीडिया का, लेट्स से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है, उसको यूज करके किसी को अब्यूज करा, ठीक है। तो अब मैं टेलीग्राम वालों पे जो है केस नहीं करूंगा, और आपको पता होना चाहिए इन छोटी छोटी चीजों के पीछे भी लीगल केसेस हो जाते हैं। तो मैं टेलीग्राम वालों पे जो है केस नहीं करूंगा। मैं जो है अगर टेलीग्राम वालों पे केस करता हूं तो अंडर द सेफ हार्बर प्रोविजन सेक्शन 79 आईटी एक्ट, वो जो है उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएंगे। एक्सेप्शन क्या है कि प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब गवर्नमेंट जो है उनको कोई डायरेक्शन देगी कि भाई इसका जो कंटेंट है उसको रिमूव कर दो अपने प्लेटफॉर्म से, और उसको वो मान लेती है, तब सिर्फ तब जो है इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यही है कंडीशन इम्यूनिटी की, कि भाई मस्ट रिमूव अनलॉफुल कंटेंट, कि रिमूव करना ही पड़ेगा अंडर आरटी एक्ट 2000 सेक्शन 79, अगर सेफ हावर प्रोविजन का जो है बेनिफिट लेना है। तो अगर नहीं लेना तो फिर तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। समझ गए, ये सिंपल चीज थी। मस्ट रिमूव अनलॉफुल कंटेंट, ये मेन यहाँ पे पॉइंट है कि रिमूव करना ही पड़ेगा, नहीं करते तो सेफ हार्बर क्लॉज जो है नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये था, क्योंकि इसके पीछे हमेशा जो है कुछ ना कुछ इशू रहता है और न्यूज़पेपर में आता रहता है ये। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। अब तक तो सब लोग पक गए होंगे इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। 7 मई को पोस्ट हुआ था ये हमारे पीआईबी के ऊपर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करा था। अब इसके अंदर जो जानने वाली चीज है वो सिर्फ एक, वैसे चलो पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। किसके रिस्पॉन्स में करा था? पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने, उसके रिस्पॉन्स में हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च करा था। इसके अंदर क्या चीज थी, ये स्विफ्ट और प्रिसाइज मिलिट्री अटैक था, मिलिट्री स्ट्राइक थी, ठीक है। ट्राई सर्विसेज थी इसके अंदर, तीनों सेनाएं थी हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की। और ये जो हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना, ये मेजर था पहलगाम अटैक का, नॉन एस्केलेटरी था, कि हम नहीं चाहते थे कि जो पाकिस्तानी है वो भी हम पे अटैक करें, क्योंकि हमने पाकिस्तानी पे अटैक नहीं करा था, हमने टेररिस्ट पे अटैक करा था, ठीक है। और प्रोपोर्शनेट था, और रिस्पॉन्सिबल जो था ये ऑपरेशन था, ठीक है। तो इन चारों वर्ड्स को जो है हमेशा याद रखना, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी, प्रोपोर्शनेट और रिस्पॉन्सिबल स्ट्राइक, ठीक है, अटैक नहीं स्ट्राइक। हो गया ये, 25 मिनट का ऑपरेशन था बस, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलें। अब इसी के सीक्वेंस में काफी सारी चीजें हुई हैं, उन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। यूएनएससी 1267, इसका रिलेशन किससे है? अब देखो, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में हमने करा है, तो इसका रिलेशन मोर और लेस किससे हो सकता है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। सिंपल चीज है, ठीक है। एफएटीएफ क्या होता है इसको भी देखेंगे, इस आर्टिकल में ये डिस्कस नहीं कर रखा मैंने, ठीक है। अब देखो
हमें वर्ल्ड की कम्युनिटी को भी तो बताना पड़ेगा कि भाई हमने इस मिसाइल दागी है पीओके में और पाकिस्तान में, तो क्यों करा है ये सारा, ठीक है। तो हमारा जो हमने डिस्क्राइब करा, टारगेटेड, मेजर और नॉन एस्केलेटरी अटैक है हमारा। ये वर्ड जरूर ढूंढ लेना अगर स्टेटमेंट कुछ आ जाती है ऐसी तो। नॉन एस्केलेटरी, टारगेटेड और मेजर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने ब्रीफ करा पूरे यूएन के मेंबर्स को, 13 मेंबर्स को। चाइना भी था उसके अंदर। पाकिस्तान को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था। पाकिस्तान को क्यों हम जस्टिफाई करेंगे, पाकिस्तान को तो हमने मिसाइल दाग रखी है, ठीक है, तो इसलिए उसको इनवाइट नहीं करा। और ये जो हमारी यूएनएससी जो 1267 कमेटी है, ये टेररिस्ट डेजिग्नेशन कमेटी है, कि किसी टेररिस्ट को डेजिग्नेट करना होता है, उससे रिलेटेड ये हमारी कमेटी है। एफएटीएफ को बाद में देखेंगे, ठीक है। इस कमेटी को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, दैश और अलकायदा सैंक्शन कमेटी। दैश और अलकायदा सैंक्शन कमेटी। इस कमेटी के अंदर परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर दोनों हैं, जो कि टेररिस्ट हैं। वो परमानेंट मेंबर यूएसए पे भी जो है हमला कर रखा है, नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया पे भी कर रखा है। तो ये जो कंपोजिशन है इस कमेटी का, इसके अंदर दोनों है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बाकी इसमें कुछ याद करने की चीज नहीं है, ठीक है। बस इतना ही जितना समझाया इतना याद रखना, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ने की नहीं है, ये सारी चीजें समझने की है। और स्टेटमेंट देखोगे तो जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा अक्ष तीर। ये भी उसी सीक्वेंस में हमारे ऑपरेशन सिंदूर के। क्यों? देखो अब हमने तो मिसाइल विसाइल दाग दी, उनके वहां पे है नहीं कुछ जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने भी दागी हमारे यहाँ पे लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसलिए जो है आपने देखा होगा ये सिरसा में कुछ मिसाइल विसाइल गिरी थी, वो ले लेके ट्रैक्टर पे घूम रहे थे वहां के जो लोकल लोग हैं। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है अक्षतीर, जिसने 9 और 10 मई को पाकिस्तानियों ने जो मिसाइल लॉन्च करी थी उसको जो है ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। अब अक्षतीर की जो 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 खासियत है वो क्या, ये फुल्ली इंडिजीनियस है, हमने ही बनाया भाई इसको, ठीक है। एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। इसे इनविजिबल शील्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इनविजिबल शील्ड का ही काम कर रहा था कि अपना चुपचाप रहता है, जैसे ही कोई आता है वैसे ही मिसाइल दाग देता है। क्या नाम है? अक्षतीर, ठीक है। समझ आ गया? फुल्ली इंडिजीनियस है, पाकिस्तान का जो आया था उसको इसने इसने ही मारा था, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पीआईबी में आया था 16 मई को। मैं डेट वेट सब बता रखी है। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारा, हमारे जस्टिस बी आर गवाई जी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, मई में बी आर गवाई जी को बना दिया गया था, ठीक है। ये जो थे हमारे फर्स्ट बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवाई जी का जो रिलीजन है वो बौद्धिज्म है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। इसके बाद जब गवाई जी ने जो है शपथ वपथ ली होगी, तो उसके बाद उन्होंने दो तीन चीजों को फोकस करा, एक आर्टिकल 142 और एक एनजेएसी, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा देख लेंगे कि ये दोनों चीज क्या है। देखो, आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कंप्लीट जस्टिस की पावर देता है। मतलब क्या, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, जो उसकी डिक्री होगी, जो उसके जो है ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, वो थ्रू आउट द इंडिया जो है लॉफुली, फोर्सफुली जो है एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेबिलिटी। क्योंकि जो लॉ वगैरह है वो एप्लीकेबल तब होते हैं पार्लियामेंट में होते हैं, लेकिन कंप्लीट जस्टिस की पावर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को मिल रखी है, कि उसके जो डिक्री और लॉ है उनमें भी उतना ही फोर्स होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 142। दूसरा एनजेएसी, देखो ये जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। इसके अंदर एनजेएसी को जो है लाया गया था और कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है घोषित करके इसको नील बटा सन्नाटा कर दिया, ठीक है। फोर्थ जजेस केस में 2015 के अंदर। बस इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, यहाँ पे भी लिख रखा है, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन यहाँ तुम्हें समझ आ गया है
कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्लीट जस्टिस करेगा तो पब्लिक इंटरेस्ट में ही करेगा, ह्यूमन राइट्स के लिए करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के ही करेगा, अपने पर्सनल मोटिव के लिए तो करेगा नहीं। तो वो सारी चीजें कॉमन है एकदम, ठीक है। और ये एनजीएससी भी हो गया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2021। आई अभी है, ये देखो 10 में की है ये, 10 में पीआईबी की है, 2025 की। ऐसे में सोचना कि सर जो है पीआईबी जो है 2000 उसका दे रहे हैं, 21 का दे रहे हैं। आई अभी है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है ये निकालता है आपका कौन, ये निकालता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। 7 में 2025 को निकाली इसको। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज देख लेते हैं क्योंकि ये पीआईबी के अंदर यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। समझ गए ना। इसी चीज में टाइम लगता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज में टाइम लगता है, समझते नहीं हो बिल्कुल भी। ऐसे ही बच्चे नहीं क्लियर करते एग्जाम। थोड़ा सा भरोसा करना पड़ता है। जब किसी टीचर पे आप भरोसा करते हो ना, तो कोई टीचर ऐसा होता नहीं है कि आपके लिए एफर्ट ना करे। अब थोड़ा सा डिले हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि रिप्लाई मिलने में भी डिले हो जाता है। अब मैं रात को सारी रात थोड़ा ना जो है आपकी तरह जो अपने बगल में मोबाइल रख के सोता हूँ। मैं तो डब्बे वाला मोबाइल यूज करता हूँ, उसमें कोई दिखता नहीं। जब कंप्यूटर ऑन करता हूँ तभी मैं देख पाता हूँ आपकी सही चैट्स को, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इसके अंदर कौन रिलीज करता है हमने देख लिया, हमारा आरजीआई, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया चार चीजें और करता है, उसको भी थोड़ा 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 देख लेते हैं। एक तो हमारा सेंसस, एक तो हमारा क्या जो सेंसस है जो अभी होने वाला है, पता नहीं कब होगा, उसको करता है, ठीक है। एक हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, एक इसको करता है एक हमारे एसआरएस रिपोर्ट तो आई गई, और एक हमारा जो एनपीआर है, ठीक है, इसको करता है। ठीक है, ये चार चीजें जो है हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। किसके अंडर आता है, एमएचए, अमित शाह वाली जो मिनिस्ट्री है उनके अंडर। अब ये जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है इसके अंदर जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा देख लेना, क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो कितना चल रहा है हमारे यहाँ पे, 93 पर लाख लाइव बर्थ। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर क्वेश्चन पूछा था, यहां से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कैसे जो मेजर करते हैं, पर लाख लाइव बर्थ। और चल कितना रहा है हमारा, 93, इंप्रूव हुआ है, 130 से 93 हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी डिक्लाइन हुआ है, अब हो गया है 27 पर 1000 लाइव बर्थ। क्या हो गया, पर 1000 लाइव बर्थ हो गया है 27। वैसे ही न्यू नेटल मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये सारे तो मतलब बहुत सारे हैं, तो उसमें जो मेन मेन है वो चीज थोड़ा सा याद रखना। फर्टिलिटी रेट ये शायद हमने देख भी लिया था, 2 हो गया है। सेक्स रेशियो एट बर्थ 913 इंप्रूव हो गया है, ठीक है। मतलब जो फीमेल की संख्या है वो इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये हम वुमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक्स में भी यूज कर सकते हैं इस डेटा को, ठीक है। ये क्या है हमारा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, हमारा जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो एमएचए के अंदर आता है वो निकालता है। समझ आ गया, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी रेट और सेक्स रेशियो। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा मूसा इंडा डेमेनेंसिस। अजीब सा नाम है, लेकिन केले का नाम है, ये यूनिक केले की स्पीशीज है। क्यों इसको मूसा को हम पढ़ रहे हैं, मूसा भाई को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लॉन्गेस्ट इनफ्रुक्टेशियंस फ्रू उसमें आता है, ठीक है। ये क्या चीज होता है इनफ्रुक्टेशन, वही जो फूल वाली जो ब्रांच होती है उसी को कहते हैं इनफ्रुक्टेशन, उसमें लॉन्गेस्ट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बनाना नहीं है, लॉन्गेस्ट इनफ्रुक्टेशियंस है, फ्रूट एक्सिस में आता है। बस इतना, मिलता कहाँ पे है, मिलता है ये हमारा लिटिल अंडमान में,
कहाँ मिलता है? लिटिल अंडमान में। ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही है, इससे ज्यादा जानने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। ट्रेंच 5, ये वाली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बताइए सर, क्यों इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंच 5? देखो, फर्स्ट टाइम जो है इंडिया ने पोटाश का जो ब्लॉक है इसका भी ऑप्शन करा है। अब पहले देख लेते हैं। पोटाश के नाम से जो लोग एकदम रूरल बैकग्राउंड से या फिर जो फार्मिंग उससे जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा, पोटेशियम के, ठीक है, यूज होता है किसका? एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यूज होता है पोटाशियम, ठीक है। इससे सोइल की जो फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होती है, जो वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव होती है, क्रॉप जो है वो इंप्रूव होती है, क्रॉप फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, क्रॉप का प्रोडक्शन इंप्रूव होता है, सब बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए ये जो पोटाशियम है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पोटाशियम का इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? कनाडा, रशिया वगैरह से इसे इंपोर्ट करते हैं। मतलब क्या? कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए इनडायरेक्टली बाहर वाले लोगों पे डिपेंडेंट है। अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमें तो आत्मनिर्भर बनना है, तो इसीलिए पोटाश ब्लॉक का जो है हमने ऑप्शन कर दिया, और ये करा है क्या? पहली बार। समझ आ गया? इसीलिए ये वाला जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें पता कर लिया करो भाई, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हो गया ये हमारा ट्वीट वगैरह करा हुआ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इस ट्वीट में भी? जो इंपॉर्टेंट है वो क्या? कि इसकी जो माइनिंग है वो कहाँ कहाँ होती है, लेकिन इसके लिए भी नीचे पूरा एक चार्ट है। ये हमारा थोड़ा सा इसमें याद कर लेना, ये भी पीआईबी का है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन चीज था वो ये 8वां और 9वें नंबर वाला था, ठीक है। जो पोटाशियम की जो खान है वो है हमारी राजस्थान के अंदर, ठीक है। किस किस ने ली है? ऑप्शन करा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने और इंडियन ऑयल लिमिटेड ने। और है कौन सी? ये है झंडा वाली, सतीपुरा, अल्मालगेट पोटाश एंड हेलिट ब्लॉक। एक झोरकियां, सतीपुरा, खंजा, अमालगमेट पोटाश एंड हलिट ब्लॉक। मतलब ये झंडा वाली और झोरकिया, ठीक है। सतीपुरा दोनों ही है राजस्थान की। ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं पोटाश की ब्लॉक्स, ये फर्स्ट टाइम ऑप्शन हुई है, फर्स्ट टाइम, ये इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी है। बाकी अगर देखना चाहो तो ये सारी ब्लॉक्स में इनको भी देख लेना, लेकिन ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है सुर्खियों में, इसी वजह से जो पीआईबी है ये दिया गया था, ठीक है। दिख रहा है पोटाश ब्लॉक फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। 27 मई का है। नेक्स्ट चलें, ये समझ आ गया होगा आई होप। वही सारी चीज लिख रखी है यहाँ पे, और कुछ नहीं लिख रखा। और क्रिटिकल अर्थ मिनरल जो होते हैं इंडिया उसके लिए जो है डिपेंडेंट है आउटर वर्ल्ड में, वर्ल्ड के लिए पे। तो उसी के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी है हमारा, इकोसिस्टम को जो डेवलप करने से रिलेटेड, ठीक है। बाकी सारी चीज वही है। बाकी अगर मेन चीज इसमें देखनी है तो ये चार्ट है, और चार्ट में भी जो मेन चीज है वो हमने ऑलरेडी देख ली। पोटाशियम की जो खान है राजस्थान के, एक तो झंडावली और झोरकिया में, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्योंकि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है, एक आधा क्वेश्चन जो है पूछा गया था हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर। देखो, उधारी, लोन लेने में अच्छी लगती है, चुकाने में बहुत बुरी लगती है, ठीक है। अब ये जो उधारी है ये गवर्नमेंट भी लेती है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, ये जो है बैंक देता भी है, आरबीआई वाले, ये सारे चक्कर चलते हैं इनके, ठीक है। अब ये जो उधारी है ये कई कई लोग तो होते हैं जो जो है लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उधारी लेते हैं, और उधारी लेने के बाद तुरंत चुका भी देते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और लेने के बाद भूल जाते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और लेने के बाद भूल जाते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं उनके उनको कहते हैं ट्रेजरी बिल, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे बेस्ड होते हैं ट्रेजरी बिल। और जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो होते हैं बॉन्ड, ठीक है। उनको तो बॉन्ड ही करवाना चाहिए, नहीं तो भूल ही जाएंगे और फिर देंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ये होते हैं 1 साल से कम। कितने दिन? 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज। और ये लॉन्ग टर्म वाले ये बोलते हैं भाई मेरा क्या होगा 91 दिन में, मुझे तो 3-4 सालों के लिए दो। तो बॉन्ड वॉन्ड साइन करवा के +1 ईयर्स के लिए इनको दे देते हैं, ठीक है।
ये समझ आ गया होगा। ट्रेजरी बिल और बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। अब जो ट्रेजरी बिल है, क्योंकि हम ट्रेजरी बिल को डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल को हमेशा जो है डिस्काउंट पे इशू किया गया होता है, डिस्काउंट पे। अब उधारी ली है तो ब्याज भी उम्मीद करते हैं लोग कि ब्याज भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ब्याज नहीं मिलता इसका। इसको 100 रुपए का अगर ट्रेजरी बिल है हमारा तो हम 90 रुपए में दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको वापस लेते हैं तो फेस वैल्यू पे लेते हैं, रिडीम करते हैं तो फेस वैल्यू पे लेते हैं, तो यहाँ पे 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ट्रेजरी बिल को हम उधारी पे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसे रिस्क फ्री कहते हैं, ट्रेजरी बिल को क्या कहते हैं, रिस्क फ्री। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बैक है, बैकअप, बैकअप, ठीक है, वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि जो है आप किसी को उधार दे रहे हो, वो जो उधार जिसको दे रहे हो वो ना तो जॉब करता है, ठीक है, अय्याश है, लाइब्रेरी टाइम से नहीं आता, उल्टी सारी हरकतें करता है, तो कौन उसको उधार देगा। लेकिन जो सपोज कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लड़का है लाइब्रेरी का, ठीक है, पापा उसके जो है एक गजटेड ऑफिसर है, और जो है अच्छी फैमिली से आता है, तो उसको उधार सब ले देंगे ही देंगे। तो इसीलिए क्योंकि वो रिस्क फ्री है, तो सिमिलरली ट्रेजरी बिल जो है वो भी रिस्क फ्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसको जीरो कूपन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। क्यों जीरो कूपन सिक्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये डिस्काउंट और फेस वैल्यू वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये आई होप ट्रेजरी बिल के बारे में समझ आ गया होगा ना, बिल्कुल। अब इसको कैसे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है वो थोड़ा सा देखेंगे। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 50 मिलियन के जो है ट्रेजरी बिल, 50 मिलियन के ट्रेजरी बिल मालदीव को जो है दिए हैं सपोर्ट करने में के लिए उसकी इकोनॉमी में। क्योंकि उधारी ले रखी है उसने चाइना से, और अब इंडिया के पास रोते रोते आया कि भाई मदद करो। पहले तो बहुत आग दिखा रहा था, तो इंडिया ने बोला चलो कर देंगे मदद, तेरी भी कर देंगे, तो उसको ट्रेजरी बिल का बोला कि चल ट्रेजरी बिल से मदद कर देंगे। अब ये तो हमने समझा था ट्रेजरी बिल कि भाई यहाँ पे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है कि जो बैंक है उनको लेना होता है, तो वो जो है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करा देते हैं आरबीआई के अंदर, और फिर वहां से जो है पैसे ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, टी बिल, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमारे बैंक जो है वो आरबीआई में जमा करा रहे थे, आरबीआई से फिर पैसा आ रहा था, और लिक्विडिटी हमारे यहाँ पे बढ़ रही थी। लिक्विडिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि जब बैंकों पे पैसा आएगा तो फिर उधारी जो है वो सस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेपो रेट पे होता है सारा, ठीक है। ये चलो बहुत ये इकोनॉमी वाले चैप्टर में मैंने समझा रखा है, उसको थोड़ा सा देख लेना। तो ये हो गया हमारा क्या, इंडिया का सिस्टम, इंडिया में ऐसा होता है। लेकिन मालदीव कैसे करेगा, मालदीव का क्या कैसे होगा। देखो मालदीव के अंदर हमारा एसबीआई बैंक है, ठीक है। अब ये जो एसबीआई बैंक है ये काम करेगा जो हमारी इंडिया के अंदर ये करता था। अब वो वहां से हमारे यहाँ से आरबीआई से लेगा, शॉर्ट टर्म में वो सिक्योरिटी देगा, और फिर ये जो पैसे आएंगे ये मालदीव की इकोनॉमी में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मालदीव को जो है हम जो है हेल्प करेंगे 50 मिलियन के ट्रेजरी बिल के साथ। समझ आ गया होगा। ये हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव में, ठीक है। ये हमारा आरबीआई है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से सिक्योरिटीज को देगा, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जी बिल होते हैं जो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा। यहां से आरबीआई को जो है कैश देगा, ठीक है। ये मालदीव में बैठा है तो ये जो कैश है इसकी इकोनॉमी में फैलेगा, ठीक है, ना कि इंडियन इकोनॉमी में। तो इसलिए इसकी हेल्प करेंगे हम कितने, $50 मिलियन, मिलियन है, मिलियन एम, बिलियन नहीं है, इसका थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलें। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है उपाधि दी गई है, ठीक है। कौन सी आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम कि जो सारे इश्यूज थे उसका उससे हट के एंड में जो कुछ लिखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नीरज चोपड़ा जी को जो है ऑनरेरी की और लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनरेरी उपाधि दी गई है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, ठीक है। नीरज चोपड़ा को जानते हैं, जेवलिन वाले जो हैं हमारे ये जाबाज खिलाड़ी हैं, गोल्ड जीता था इन्होंने, ये बूडापेस्ट हंगरी के अंदर, ठीक है, 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अंदर, ठीक है। बस वो ये भाला फेंक वाला, ठीक है। ये हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा आईएई। आईएई को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अब पाकिस्तान के अंदर हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मिसाइल विसाइल दागी, और पाकिस्तान रोने लगा कि भाई हमारा जो है न्यूक्लियर जो
हमारे यहाँ पे काम चल रहा था, वहां से लीक हो रहा है। तो IEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो गया कि भाई मैं देख के आता हूँ तुम्हारे यहाँ रेडिएशन फैल रहा है या नहीं फैल रहा। तो वहां गया होगा, देखा भाई झूठ बोल रहे हैं, तो बोला कोई रेडिएशन वेडिएशन नहीं फैल रहा, बस यही था। ठीक है, ये न्यूज में था। अब न्यूज में था तो थोड़ा IAEA के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा IAEA है, ये UN के अंदर आता है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। UN के अंदर आता है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बताओ कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या है? देखो, अब जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो इसका मेन पर्पस तो ये होगा नहीं कि भाई तुम न्यूक्लियर वेपन बनाओ, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ न्यूक्लियर वेपन बनाओ, या फिर न्यूक्लियर इसको जो है दूसरे के लिए खत्म करने के लिए यूज करो। पीसफुल यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ भाई। क्यों जो है तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो? न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर वेपन की जगह न्यूक्लियर एनर्जी बनाओ। ठीक है, उस इलेक्ट्रिसिटी को जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरह यूज करो, ग्रीन एनर्जी की तरह यूज करो, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं फैला रहा कोई। तो ये पीसफुल यूज है न्यूक्लियर एनर्जी का। इसको प्रमोट करता है हमारा IAEA, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, ना कि वेपन वेपन बनाने के लिए। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। अब इसका रोल क्या है नॉन प्रोलिफरेशन में? ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी है, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी है, इसको सारे लोग जो है फॉलो करें। अब जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी का हमने नाम देख लिया है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी आई थी, उसके टाइम पे दो पार्ट में डिवाइड था, हैव एंड हैव नॉट। मतलब यहां पे थे वर्ल्ड के ग्रेट लोग, USA, रशिया, UK, फ्रांस और हमारा चाइना। ये पांच लोग थे। ये पांच लोग बोले कि यार हम पे तो न्यूक्लियर वेपन है, हम पे तो है, अब दूसरे लोग बनाएंगे तो यार ये हमारे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक चाल चली। यही डेवलप्ड वर्ल्ड की जो है चालें हैं, इनको समझना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने चाल चली कि भाई एक काम करते हैं कि इनको कुछ ऐसी स्कीम लेके आते हैं कि ये लोग पागल बन जाए और न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना करें। ठीक है, इन्होंने बोला कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से खतरा है, वर्ल्ड वॉर 2 होके ही आया था। ठीक है, वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से खतरा है, एक एक ने ऐसा कर दिया तो दसों में तो कैसा कर देंगे, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। बोले कि एक ट्रीटी लेके आते हैं हम, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, की जो न्यूक्लियर वेपन है फैले ना। इसलिए एक ऐसी ट्रीटी लाते हैं नॉन प्रोलिफरेशन की, कि जो न्यूक्लियर वेपन है कोई और ना बनाए। तो लेकिन इंडिया जो था समझदार था, चोट खाया हुआ था पहले ही, UK से पहले ही माल बेचने आए थे अंग्रेज लोग, 200 साल तक राज खा के करके चले गए। तो इंडिया ने बोला हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत पागल बना रहे हो। तो इंडिया ने बोला कि हम नहीं मानते इस नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रिटी को, तुम पे है तो हम पे भी होगा। तो हमने इस्माइल बुद्धा करा। ठीक है, और फिर US ने हम पे सैंक्शन लगा दिया, वो अलग बात है। ठीक है, तो इंडिया ने बोला कि नो, मैं जो है तुम्हारी ये ट्रिटी को नहीं मानता। तो इंडिया जो है इस ट्रिटी में साइन नहीं करा, इंडिया इसका पार्टनर नहीं है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा याद रखना, बस यही है IAEA के बारे में। ठीक है, चलें आगे। आगे का है हमारा IIT रुड़की। अब रुड़की वालों ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है कैंसिल कर दिया। अब किसका कैंसिल कर दिया, क्यों कैंसिल कर दिया? अब देखो, तुर्की जो है पाकिस्तान का एलाई है, दोस्त है उसका, उसी के गुण गाता है, उसी के गाने गाता है। हमारे यहाँ के दिल वाले दुल्हनिया वाला गाना नहीं गाता, वो पता नहीं क्या गाना गाता है, जो भी गाता होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज हुई तो ये जो तुर्की था, ये इसने पाकिस्तान का जैसे सपोर्ट करा, तो हमने हमने मतलब IIT रुड़की ने तुर्की की जो इनोनू यूनिवर्सिटी है, उसने इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रखा था स्टूडेंट शेयरिंग वाला, तो उसको कैंसिल कर दिया। बस इतनी सी न्यूज है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके पीछे का रीजन समझ गए, ये IIT रुड़की का कैंपस है, एकदम एंड में जाके, बस अड्डे से आगे जाके ऐसे रोड मुड़ता है, वहां उसके पीछे जो है चाय वाला होता है। अब ये मत पूछना मेरे को कैसे पता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनोनू यूनिवर्सिटी तुर्की। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा, ये समझ आ गया ना किसके साथ कैंसिल करा, क्यों कैंसिल करा, बस इतना ही था। इसके बाद है एक और कॉन्सेप्ट,
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। क्या कॉन्सेप्ट है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये क्या चीज होती है? चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले, न्यूज़पेपर में है तो। देखो आरबीआई है, आरबीआई उधारी वगैरह देता है बैंक वगैरह को, उसके बगल बदले में ब्याज वगैरह लेता है, थोड़ा कमाई वमाई होती है, इसकी इनकम वगैरह होती है, नोट छापता है उसमें इनकम होती है, टीयर वियर सब में इनकम होती है आरबीआई की। तो धीरे 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 करके आरबीआई पे जो है पैसा इकट्ठा होता रहता है। अब जहां पे पैसा होगा वहां पे गवर्नमेंट की नजर रहेगी, ठीक है। अब आरबीआई पे तो जो है टैक्स लगा नहीं सकती, हम पे जैसे लगाती है। तो आरबीआई को ऐसे पैसा ही निकलवाए कैसे? स्कीम लगाओ कोई। तो हमारी निर्मला सीतारमन या कह लीजिए जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्कीम लगाओ कोई कि भाई इस आरबीआई से कैसा जो है पैसा निकलवाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने बोला, कमेटी कमेटी रखवाई, बिमल जलान कमेटी। तो इन्होंने बोला ठीक है एक काम करते हैं कि है ना, एक कंटीजेंसी रिस्क बफर फंड बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है जितना आरबीआई के पास पैसा होगा बैलेंस शीट में उसकी, उसका सिर्फ 5.5 से 6.5% पैसा रख के इसको बोलेंगे कि ये जो है तुम रिस्क बफर के रूप में रखो, कि क्योंकि तुम उधारी वगैरह देते हो, अब इमरजेंसी में कोई फंड पड़ जाए तो इसको यूज कर लेना, और बाकी जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसी का नाम है क्या? ECF, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। समझ आ गया होगा? ठीक है, पागल बना दिया। चलो आगे, सारे पैसे ले लिए, यही है। और आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ, ये जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, कि सारे बैंक बैंक सब फेल हो जाएंगे तो उसके बाद भी अगर जो पैसा देना हो वो आरबीआई देगा। तो वो कहाँ से देगा? वो देगा कंटीजेंसी रिस्क बफर से, ठीक है। सिर्फ इतना है, ठीक है, समझ आ गया ना? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा PSLV। सॉरी, नेक्स्ट है हमारा PSLV 6C61। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अभी गई थी मिशन इसरो का, वो थोड़ा सा फेल हो गया, थोड़ा सा नहीं फेल ही हो गया वैसे तो। इसीलिए ये जो है न्यूज में आया था, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कहाँ से लॉन्च किया था इसको? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है। वहां से इस सैटेलाइट को, इस जो लॉन्च व्हीकल है PSLV C61, वो जो सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, इसको लॉन्च किया था, ये फेल हो गई, ठीक है। ये दिख भी रही है, काला धुआं छोड़ रही है। समझ गए ना? टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है ये फेल हो गया। ये पहली जो है हमारी लॉन्च व्हीकल नहीं है हिस्ट्री के अंदर जो फेल हुआ हो। ये कौन सा है? थर्ड वाला। तो इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमने बहुत करे हैं, उसमें थर्ड ही तो फेल हुआ है, ठीक है। थर्ड था वो 63rd। ये PSLV की फ्लाइट थी। पहला जो फेल हुआ था वो कब फेल हुआ था? वो फेल हुआ था 1993 में। वो भी PSLV की फ्लाइट, वो थी D1। उसके बाद 2017 में 41 फ्लाइट फेल हुई थी, और उसके बाद अभी 63वीं जो फ्लाइट है ये फेल हुई है, ठीक है। बस इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी इसके अंदर, बस इतना। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट मैंने बोला था कि ये जो है हम एंड में डिस्कस करेंगे, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। क्योंकि दो तीन बार ये अब रिपीट हो जाती है कोई चीज तो उसको छोड़ नहीं सकते हम, तो इसको तो जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो रिवीजन मस्ट है इसके अंदर, जितना रिवाइज करोगे उतना जो है तुम्हें फायदा होगा। और एक चीज दोबारा मैं बोलूंगा भाई, अपने टीचर पे जरूर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए जो है चुन चुन के चीजें लेके आ रहा है, चुन चुन के। और उसके पीछे का रीजन भी है कि भाई न्यूज में थी सारी चीजें, तो मेहनत तो भाई वो कर ही रहा है तुम्हारे लिए। अब थोड़ा सा भरोसा करके सिलेक्शन जब हो सकता है तो क्यों जो है एंड टाइम पे, लास्ट के टाइम पे, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं लास्ट के टाइम पे इधर उधर भागते हैं, ये बहुत ऑब्वियस चीज है। क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा मुझे हो गया पढ़ाते हुए, और सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कमांडेंट, IB इंस्पेक्टर, तुम्हारे ACIO जो हैं, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में हो गए, तुम्हारे पटना कोर्ट में, गुजरात कोर्ट में, कितने सारे कोर्ट है, JJ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया, सारी जगह जो है मेरे बच्चे हैं सेलेक्ट करा रखे हैं। तो लास्ट टाइम पे मैं सबको यही देखता हूँ कि भाई कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है, तो जो भागता है वो भागता ही रहता है। एक जगह टिक जाओ, क्योंकि मेडिटेशन भी यही सिखाता है हमें, एक जगह शांत होकर रहना, ठीक है। तो चले, अब हमारा जो FATF है थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को है ग्रे लिस्ट में लेके आ जाए। क्यों? क्योंकि जब हमने ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इसके बाद एक फोटो आई थी, याद होगा,
कि वहां पे जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके लिए जो प्रेयर होती है, दुआ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर मिलिट्री पर्सन्स भी थे, वहां के की पॉलिटिकल फिगर्स भी थे, और यूएन डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट भी खड़ा था, ठीक है, जो दुआ पढ़ रहा था एक्चुअल में। तो ये तो साफ प्रूफ है कि जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को जो है स्पॉन्सर्ड करता है, तो उसको ग्रे लिस्ट में क्यों ना डाले, और ग्रे लिस्ट में क्यों, ब्लैक लिस्ट में डालो उसको, ठीक है। तो अब ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सारी जो सिनेरियो है करंट अफेयर का, ये समझ आ गया कि क्या चल रहा है। अभी जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये इसका जेनेसिस जो है ग्रुप 7 से आया है। G7 जो कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इससे 1989 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी बॉडी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पेरिस के अंदर, ठीक है। यूएन से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इन सब बॉडी से इसका लेना देना नहीं है। ये G7 की मीटिंग में जो है एस्टेब्लिश हुई थी। इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट जो है, सारी जो कंट्री उसकी गवर्नमेंट है, जो इसके मेंबर्स है, इसको मिलके चलाते हैं, ठीक है। 38th मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है 2010 से। रशिया भी था लेकिन उसको वो यूक्रेन वुक्रेन के चक्कर में हटा दिया उसको, ठीक है। अब ये सेल्फ स्टाइल बॉडी, ये सारी चीज हो ही गई। अब ये जो है की इशू किस पे जो है फोकस करती है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, जो एफएटीएफ का जो मेन फोकस है वो तीन चीजों पे है, काला धन, और जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, और इसका जो प्लोरिफरेशन है, इन तीनों चीजों को रोकना, इन तीनों चीजों के लिए एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना, और वही एफएटीएफ जो है कर रही है, ठीक है। देखा जाए तो एक तरह से ग्लोबल वॉचडॉग है, इन्हीं काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है, इस पे जो है लगाम लगाने के लिए जो है इसने एक प्रोजेक्ट भी चलाया है, प्रोजेक्ट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, जो काला धन है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसका, जो हम भी भुगतते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो लिस्ट है, एक है हमारी ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। जब कोई बंदा, या कह लीजिए कंट्री, कंट्री आएगी बेसिकली, जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाती है तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग, या कह लीजिए उसमें निगरानी ज्यादा बढ़ जाती है, कॉम्प्लाइंसेस उसके बढ़ जाते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर था, पहले हमारा पाकिस्तान था, अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए इसके अंदर। तो जब इसके अंदर वो सुधरता नहीं है तो फिर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ाने के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है सीवियर एक्शन होता है कि ना तो उसको जो है उधारी मिलती है ग्लोबल लेवल से, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कट हो जाता है एकदम से, बस ये चीज यहाँ पे मेन चीज होती है। इसके बाद इसकी एक रिपोर्ट भी है, म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट, म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट, क्योंकि हर एक चीज के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए जो स्पेशली न्यूज के अंदर है। तो म्यूचुअल इवेल्युएशन जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आईएम, ये जो एफएटीएफ है ये निकालता है। कैसे निकालता है, इसकी मेंबर्स जो कंट्रीज है यही एक्सेस करती है जो अनदर कंट्री जिसका ये चल रहा होता है रिपोर्ट, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं एफएटीएफ के अंदर। 1989, ठीक है, 1989 में ये आया था। काम क्या करता है, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद धन करना उसको रोकता है, और टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है, ठीक है। दो लिस्ट, एक रिपोर्ट। इंडिया ने इसी से जो है बेस्ड जो हमारे लॉज हैं वो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और हमारा ऊपा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है, क्योंकि इंडिया इसका क्या है, मेंबर। नेक्स्ट चले, जीरो एफआईआर, तो हमने पढ़ी है, ये है E0 FIR। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। डिजिटल अरेस्ट हमने सुना ही था। तो ये सारी चीजों के चलते जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई सॉल्यूशन लेना चाहती थी, क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ पे इंडिया में पुलिस के हाल क्या है, कि कुछ हो जाता है पुलिस के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो हमारे थाने में आता ही नहीं है, तुम वो दूसरे रोड पार वाला थाना है उसमें जाओ, ठीक है। अब इस केस में किसी के साथ जो है डिजिटल फ्रॉड हुआ है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ठीक है, वो बोलेगा भाई ये तो हमारे जुडिक्शन में आते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन लेके आई है E0 FIR, कि भाई इसकी सुनवाई हो। और आपके हेमंत सर के भी जो है, जब मैं जो CSF में जॉब करता था, तब मेरी भी 98,000 रुपए जो है ऐसे ही डिजिटल फ्रॉड में चले गए थे, ठीक है। अब पुलिस वाले कहाँ सुनने वाले हैं, CSF वालों की नहीं सुनते, तो अब सिविलियंस की तो क्या सुनेंगे, तो मेरे भी कुछ हुआ नहीं, खत्म ही हो गए पैसे, और FIR भी नहीं लिखी उन्होंने। वो तो जबरदस्ती थोड़ा सा प्रेशर दिलवा के ऊपर से लिखवाई, ठीक है।
तो अब ये जो E0 FIR है, गवर्नमेंट ने बोला कि जब हेमंत के साथ ऐसे हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। उसके लिए लेके आई E0 FIR कि पुलिस थाने के चक्कर मत काटो। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 91930 जो है वो डायल करो, रजिस्टर करो अपनी कंप्लेंट को। नहीं तो cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in जो पोर्टल है वहां पे डायरेक्टली रजिस्टर्ड करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये करो। ये है हमारी क्या, E0 FIR। कंडीशन कि भाई तुम्हारे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए, अबव होना चाहिए। ठीक है, ये है यहाँ पे। किसने लॉन्च करा है? I4C ने। I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इसको लॉन्च किया है। समझ आ गया होगा, अभी तो जो है पायलट लॉन्च हुआ है दिल्ली के अंदर, सारी जगह हो जाएगा। सारी चीज इंटीग्रेटेड है। ठीक है, NCRB CCTN सब चीज। ये था क्या हमारा E0 FIR। अब इससे पहले क्या होता था, थोड़े और पहले, वही जो मैंने बताया कि ये तो रोड पार तो वही दूसरा थाना आता है, हमारा नहीं आता। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने निकाला था E0 FIR कि भाई कहीं की भी चीज हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, द पुलिसमैन हैज टू रजिस्टर द रिपोर्ट, कहाँ कहीं पे भी हुआ हो। ठीक है, तो वो था हमारा E0 FIR। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ गया ई और E0 FIR में। ठीक है, ये डिफरेंस था मेन। और ये जो हमारा E0 FIR था, इसका जो बेस है वो है हमारी जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन। किसकी रिकमेंडेशन? किसके रिकमेंडेशन पे जो है E0 FIR कॉन्सेप्ट को है जो लाया गया था? जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो, एक फेस्टिवल हो रहा था मणिपुर में, शिरू लिल्लू फेस्टिवल। शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में जो है वो लॉन्च हुआ था। अब इसके अंदर बस यही चीज याद रखो कि इनॉग्रेट किसने किया था? अजय कुमार भल्ला जी ने, मणिपुर के गवर्नर है। 2 साल के गैप में ये जो है होता है। अच्छा, 2 साल के गैप बाद हुआ था। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हुआ था? हमारा उखरुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, 5 दिन का स्टेट होता है। और श्री लिल्लू है क्या चीज? ये है हमारा स्टेट फ्लावर। बस इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। श्री लिल्लू इसने रिकॉग्निशन कैसे हासिल किया था? एक रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी फ्लावर शो था, लंदन के अंदर हुआ था 1948 में। वहां पे रिकॉग्निशन जो है मिला था इसे श्री लिल्लू को। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, सब याद रखो। ठीक है, श्री लिल्लू का नाम सुनते ही मणिपुर आना चाहिए, मणिपुर का स्टेट फ्लावर, और लंदन में रिकॉग्निशन। ठीक है, किसने करा था? अजय भल्ला जी ने। कौन है? मणिपुर के गवर्नर। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है परसोना नॉन ग्राटा। ये क्या चीज है परसोना नॉन ग्राटा? देखो, अब लड़ाई हो गई हमारी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, क्यों? ऑपरेशन सिंदूर भूल गए? अब जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर हमने वो तो सारी चीज करी थी जो मिसाइल विसाइल करनी थी, और हमने अक्ष तीर भी जो है हमने लगा दिया। उसके बाद FATF को भी बोल दिया। UNH जो हमारा 1200 वाला था कमेटी, अलकायदा वाली, उसको उसको में भी जो है ब्रीफ कर दिया। लेकिन जो उसके हाई कमीशन है वो तो अभी तक इंडिया में, उनको भी भगाना है। ठीक है, तो उनको बोला तुम नॉन पर्सोना ग्रांटा। ठीक है, पर्सोना नॉन ग्रांटा। अब ये क्या चीज है? ये चीज है वियना का एक कन्वेंशन है फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशन का, अंडर आर्टिकल 9। तो इस अंडर आर्टिकल 9 के अंदर बता रखा है कि कोई डिप्लोमेट अगर दूसरी कंट्री में होता है, कुछ ऐसे वाद विवाद हो जाते हैं, तो उसको पर्सोना नॉन ग्रांटा घोषित कर दिया जा सकता है। पर्सोना नॉन ग्रांटा का मतलब अनवेलकम्ड पर्सन है। जब ऐसा घोषित कर देंगे तो क्या होगा भाई, उसको जब तुम्हारा कोई वेलकम नहीं करेगा, नॉन वेलकम पर्सन हो गए ना, तो तुम क्या करोगे? अपने घर वापस जाओगे। तो वही उसको भी अपने घर जो है वापस जाना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज है। अगर नहीं जाता तो फिर उसको जो है अरेस्ट वरेस्ट कर लिया जाता है कि भाई इलीगली रह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करके कुछ होता है। यही सारी चीज यहाँ पे बता रखी है। समझ आ गया होगा, परसोना नॉन ग्राटा सब चीज जो है लिंक्ड है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अब देखो, स्टेशन का नाम सुनते ही रेलवे मिनिस्ट्री याद आ जानी चाहिए, और ये रेलवे मिनिस्ट्री का ही इनिशिएटिव है। ठीक है, 103 अमृत स्टेशन को जो है इनॉग्रेट किया गया था। 103, और जिसमें से 5 जो है कर्नाटका में, लेकिन 103 को याद रखना। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा मोटिव क्या है? इसके अंदर मोटिव है जो
हमारे रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जैसे ही हमारे फॉरेनर्स आते हैं रेलवे स्टेशन पे उनको आ जाती है उल्टी। क्यों? रेलवे स्टेशन इतना गंदा रहता है। अब उसको रीडेवलप करना है, तो रीडेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक स्कीम और लेके आ गई, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन अक्रॉस द इंडिया। अब इस रीडेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। वाइब्रेंट सिटी में कन्वर्ट करेंगे, साइनेज होगा, सीमलेस इंटीग्रेशन होगा, ट्रैफिक फ्लो, ये वो सब चीजें होगी जो चीजें रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन में कर सकते हैं। ठीक है, कब लॉन्च किया था? फरवरी 2023 के अंदर, अभी का नहीं है, 2023 का है। और रेलवे मिनिस्ट्री ने, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 123 जो 103वां जो अमृत स्टेशन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बीकानेर राजस्थान में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है। ठीक है, ये था हमारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा आईएनएस कौंडिया, कौंडिन्या, आईएनएस कौंडिन्या। ये क्यों चीज हम डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ 10 नाव जो है वो इंटीग्रेट होती होगी। ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो आईएनएस कौंडिन्या है, ये दिख रही है जो जो पायरेट्स वाली नाव दिख रही है जो, ये अजंता केव के अंदर भी एक पेंटिंग के अंदर जो है रिफ्लेक्ट हुई थी, 5th सेंचुरी की है। अजंता केव के अंदर एक पेंटिंग के अंदर जो है ये जो है रिफ्लेक्ट हुई है। इसकी पेंटिंग है वहां पे, किसकी? आईएनएस कौंडिया की। आईएनएस कौंडिया बेसिकली एंशियंट स्ट्रिच सेल शिप है, जिसको हमारी इंडियन नेवी ने इंटीग्रेट किया है आईएनएस कौंडिन्या के नाम से। कहाँ पे? करवार नवल बेस में। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? कल्चर मिनिस्ट्री तो रहेगी रहेगी, हमारी नेवी हो गई और इनोवेशन हॉडी हो गई। ठीक है, बस इतना सा था। ये ट्री पार्टाई एग्रीमेंट के अंदर इसको इंटीग्रेट किया गया है, तीनों मिनिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा कौंडिन्या, अजंता केव। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट चले, नालंदा यूनिवर्सिटी और इसके जो है वाइस चांसलर को जो है नियुक्त किया गया है। कौन है इसके वाइस चांसलर? प्रोफेसर डंबलडोर नहीं, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हैरी पॉटर से बाहर आओ और थोड़ा सा यहाँ पे याद रखो कौन है इसके नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर? चतुर्वेदी साहब। ठीक है, इकोनॉमिस्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी से आप थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी होता रहे साथ साथ। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर सचिन चतुर्वेदी है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में जो है वो करा था, फाउंड करा था। तो ये कुमार गुप्त कौन थे? गुप्ता डायनेस्टी के थे। ठीक है, समझ आया? एक्चुअल में फाउंडेड करा था कुमार गुप्त ने। ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, मतलब रह सकते हैं वहां पे। पेट्रोनेज किसने जो है उसको अपना धनवन दिया था? एक तो हर्षवर्धन ने और एक पाला डायनेस्टी वालों ने। ठीक है, रिकॉर्ड ये भी कहते हैं कि जो अंपर अशोक थे उसने भी वहां पे जो है चैत्य सरिपुत्रा ये ऑफर करा था और एक टेम्पल बनवाया था। अब वहां पे जो ये पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसके अंदर ये भी मेंशन है कि बुद्धा भी जो है वहां पे गए थे। ठीक है, अब बुद्ध के जो डिसिपल थे, उनके जो चेले थे, सरिपुत्रा और मोगलाम, ये भी नालंदा रीजन से ही पढ़े थे। ये भी मेंशन है जैन टेक्स्ट में कि महावीर वर्धमान जी जो है वो भी वहां गए थे। जो बारिश वारिश हो रही थी तो नालंदा में रुके थे 12-14 दिन। तो बुद्धा भी वहां पे गए थे, महावीरा भी वहां पे गए थे, अशोका ने भी वहां पे ऑफर करा था, वर्धमान हर्षवर्धन ने भी करा था पाला डायनेस्टी में, तो सबने कुछ ना कुछ कराए वही वहां पे। अब जो मेन लोग हैं वहां पे जो पढ़े हुए हैं उनका नाम याद देख लेना। आर्यभट्ट, जीरो दिया था। नागार्जुना, महायाना फिलोसफर। दिन्नागा, लॉजिक स्कूल के फाउंडर। धर्मपाला, ब्राह्मण स्कॉलर। अभ्याकारा गुप्ता और नरोपा। थोड़े थोड़े नाम याद रख लेना, ये सब भी जो है वहां पे पढ़े हुए हैं लोग। बाहर से ग्लोबल लोग भी आ रखे हैं। इक्विंग, जैंग जैंग हो गया ये सारा। जैंग जैंग ने वहां पे क्या पढ़ा था? योगा शास्त्रा। ठीक है, किसके अंदर? शीलभद्रा के अंडर पढ़ा था इन्होंने। बाकी काफी सारी जगह से आ रखे हैं लोग। अभी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले रखा है 2016 में। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया हो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की कितनी टोटल साइट है? 44। लास्ट वाली कौन सी है? मराठा लैंडस्केप। ठीक है, इसमें कंचनजंगा जो है एक है, इकलौती ऐसी साइट है जो मिक्स्ड हेरिटेज में आती है। ये थोड़ा सा याद रखना यूनेस्को के बारे में भी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी बुक।
नाम काफी बड़ा है। अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक बुक लिखी गई है। रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट, अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। किसने लिखी है? मिलिट्री की बात हो रखी है तो हमारे अनिल चौहान जी ने लिखी है, जो हमारे कौन है? सीडीएस लिखे हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट चलें। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। देखो फोरकास्टिंग आ गया तो मतलब यहाँ पे बारिश वारिश से रिलेटेड फोरकास्ट करेंगे, और ये वही है। ये भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया है, अब अनवेल करा है। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन जो है टेलीकास्ट फोरकास्ट है। ठीक है, ये समझ आ गया। भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के मिनिस्टर है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में करा है। डेवलप किसने करा है? डेवलप करा है हमारे आईआईटीएम पुणे ने। आईआईटीएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे ने इसको लॉन्च किया है। पावर्ड बाय अर्का सुपर कंप्यूटर। बस इतना बहुत है। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। भारत फोरकास्टिंग। नेक्स्ट चलें, एक और देख लो। शिशुतुरा डिसिस क्लावा, ये क्या चीज है भाई? शिशुतुरा डिसिस क्लावा। देखो, मेघालय के अंदर एक जो है केव के अंदर नई स्पीशीज पाई गई है मछली की। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, द हिंदू में भी आ रखा है। शिशुतुरा डिसिक्लावा मेघालय के अंदर ये जो मछली दिख रही है ये पाई गई है, जो केव ड्वेलर है। केव ड्वेलर मतलब कि अंधेरे में रहती है ये मछली। अब अंधेरे में रह के भी ये जो मछली है इसकी आंखें हैं, और वहां की एंडेमिक है। बस ये दो चीज याद रखो, बाकी यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये बोल बच्चन है सब कुछ। शिशिस्तुरा डेनिस क्लावा, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, कहाँ पे मिली है? मेघालय के अंदर, नई स्पीशीज है, आंखें हैं, ठीक है, और एंडेमिक है। नेक्स्ट चलें। अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को अभी जो है वाइल्ड लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। बस इतनी सी रिपोर्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अनिल कुंबले को क्या बना दिया गया है? ब्रेस एम्बेसडर। किसका? वाइल्ड लाइफ का। किस लिए बनाएंगे भाई? अवेयरनेस के लिए बनाएंगे, सिंपल चीज है। नेक्स्ट, माउंट कंचनजंगा। देखो क्या हुआ था माउंट कंचनजंगा में, अभी जो है कुछ टीम वगैरह ने वहां पे चढ़ा होंगे माउंट कंचनजंगा को। तो अब वहां के जो सीएम है सिक्किम के, वो बोले कि भाई ये तो हमारे कल्चर का प्रतीक है, यहाँ पे चढ़ा दिया तुमने, तो हमारी जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा इफेक्ट हो गए। बस इसीलिए ये थोड़ा सा कंचनजंगा न्यूज के अंदर था, और हमने देख भी लिया था ये जो कंचनजंगा है हमारा थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। ठीक है, कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। नेक्स्ट चलें। तो कंचनजंगा के बारे में हमने देख ही लिया था। फर्स्ट जो है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांडा, लियोपार्ड, मस्क डियर, क्योंकि कंचनजंगा पहाड़ पहाड़ है, तो पहाड़ वाली सारी स्पीशीज वहां पे मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा विलेज डिफेंस गार्ड इनिशिएटिव। अब देखो हमारी बीएसएफ कहाँ तक जो है डिफेंस जो वो करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। अब बीएसएफ वालों ने सोचा कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज पे जो रेजिडेंट रह रहे हैं उनको ही सिखा देते हैं हथियारबाजी, वही थोड़ा सा कर लेंगे। तो उसी को हमने क्या बोला, ये क्या है हमारा? VDG स्कीम। कौन सी स्कीम? विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। ठीक है, 1990 में लाए गए थे। अभी जस्ट वहां पे ये लाइन सुर्खियों में था इसलिए लेके आ गए। क्या स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर? टोटल जो है 15 मेंबर तक रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। और इसका जो हेड होता है वो कोई ना कोई रिटायर्ड ऑफिसर होता है, चाहे आर्मी से हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस से हो, चाहे पुलिस से हो। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की पुलिस से होता है। पैसे वैसे मिलते हैं, हाँ, मंथली रेमुनरेशन देते हैं। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा एनडीए। अब देखो, एनडीए इसलिए न्यूज में है, ये है 30 मई की जो है न्यूज है। एनडीए जो है इसलिए न्यूज में है क्योंकि फर्स्ट एवर बैच फीमेल कैडेट्स का एनडीए से अभी पास हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी से। फर्स्ट एवर बैच ऑफ 17th फीमेल कैंडिडेट्स अभी वहां से पास हुआ है। स्प्रिंग टर्म 2025 148वां कोर्स था। ठीक है, स्प्रिंग टर्म 125 2025 और 148वां कोर्स था। तो ये थोड़ा सा आर्मी वालों के लिए अच्छी खबर, 17 वुमेन्स कैडेट एंटर हो गई है। वेरी गुड। एनडीए कहाँ पे है? पुणे में। इसके अंदर आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स नहीं रहते हैं। तो
अभी इसमें जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वो थी कौन? सृष्टि दक्ष, सृष्टि दक्ष, जिन्होंने अवार्ड भी जीता था, चीफ एयर स्टाफ ट्रॉफी, चीफ आर्मी ट्रॉफी जीती है लकी कुमार ने, चीफ नेवी ट्रॉफी जीती है कुशवाहा ने, कुमार कुशवाहा ने। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट चले। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, एशिक एथलेटिक चैंपियनशिप अभी 26वां हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है साउथ कोरिया के गुमी में। कहाँ पे हुआ है? साउथ कोरिया के गुमी में। अब ये जो चैंपियनशिप है ये 1973 में पहली बार की गई थी मनीला फिलीपींस के अंदर। ठीक है, हर 2 साल में होती है, दोबारा हो जाएगी, 25 में हुई है तो 27 में फिर से हो जाएगी। इस बार कहाँ हुई है? कोरिया के गुमी में। क्या नॉर्थ कोरिया? साउथ कोरिया। ठीक है, गुलवीर सिंह ने डबल गोल्ड जीता है। इस जो ये जो हमारा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है यहाँ पे जो गुलवीर सिंह है उन्होंने डबल गोल्ड जीता है। और ऐसे करने वाले जो भारत के पहले नहीं दूसरे भारतीय बने हैं। पहले थे हमारे गोविंदन लक्ष्मणन, 2017 में करा था उन्होंने। गोल्ड जीता है हेप्थलॉन में नागरसन नंदनी ने, गोल्ड जीता है हाई जंप में पूजा ने। ठीक है, और ये जो पूजा जी हैं हमारी 18 साल की, ये फर्स्ट फील्ड इवेंट गोल्ड था जो इन्होंने जीता है, और यंगेस्ट इंडियन चैंपियन है ये। फर्स्ट फील्ड इवेंट गोल्ड चैंपियनशिप जीता है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप ने। किसने? पूजा जी ने। ठीक है, बस इतना। टोटल गोल्ड कितने जीते हैं? 8, सिल्वर 7, ब्रॉन्ज 3। ठीक है, लास्ट टाइम से 2 ज्यादा गोल्ड जीते हैं, अच्छी बात है। और आज का लास्ट आर्टिकल 2025 के अंदर अभी यूएसए के अंदर जो है एक स्पेलिंग बी करके जो है कंपटीशन होता है। क्या होता है? स्पेलिंग बी करके कंपटीशन। तो इसके अंदर जो जीता है वो जीता है हमारे फैजान जाकी ने। किसने जीता है? फैजान जाकी, जो कि 23 साल के अमेरिकन इंडियन जो है, एक्सेस एलन टेक्सास में रहते हैं। ठीक है, कौन से वर्ड के लिए जीता है इन्होंने? वर्ड के लिए जीता है एक, अब ये वर्ड भी बहुत टफ है, एक्लेसिसमेंट, एक्लेरिसिसमेंट, इस वर्ड के लिए जीता है। 100th एनिवर्सरी थी। ठीक है, फैजान जाकी ने, पता नहीं ये वर्ड स्पेल कैसे करा होगा, एक्लेसिसमेंट ये वर्ड का नाम है। तो आई होप कि आज के जो हमारे आर्टिकल्स थे, जो कि हमारा मई का था, वो समझ आ गया होगा। अभी थोड़ी देर में जून का भी आ जाएगा, फिर जुलाई और अगस्त, फिर हमारा ये हो जाएगा। तो इतना चिंता आप ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि मेन जो चीज थी वो थी इस पीडीएफ को बिल्ड करना। इसमें सबसे ज्यादा मेरा एफर्ट लगा है। बाकी ये जो वीडियो है इसमें कम एफर्ट लगता है, तो ये भी जल्दी आ जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, भरोसा रखो और पढ़ते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा।